जय हिंद। का हाल चाल है हो भाई वालोगिन? जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, अरे जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जो संघर्ष का मैदान छोड़ करके भागा, जो संघर्ष का मैदान छोड़ करके भागा, वो कभी इतिहास नहीं रचा। अरे पानी से नहाने वाले तो सिर्फ लिबास बदलते हैं, अरे पानी से नहाने वाले सिर्फ तो लिबास बदलते हैं। पसीना से नहाओ बाबू, पसीना से नहाओ, अरे पसीना से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं और पसीना से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। इसी बात पे हम फिर वही बात बोलेंगे बाबू कि मुकाम मेहनत की देन होती है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। मुकाम मेहनत की देन होती है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। और इतिहास रचने वाले मेरे दोस्त, इतिहास रचने वाले को रोटी भी नसीब नहीं होती। बाबू आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी की ये आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम आप लोग को पूरी तरह से झारखंड के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी दिए थे। मेरा पढ़ाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आपको सिर्फ रटाया ना जाए, आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए, पढ़ाई का मूल जड़ दिया जाए। अगर आप पढ़ाई का मूल जड़ पकड़ लेते हैं तो पढ़ाई ही नहीं, आपके लिए वो खजाना बन जाएगी। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को झारखंड की नदियां। लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू, हम सिर्फ आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि झारखंड की नदी कहां से निकलती है, इसका अपवाह क्षेत्र कहां है, इसकी दूरी, ये दूरी कितनी दूरी तय करती है, या तो इसका मुहाना है, हम ये कभी नहीं आपको बताएंगे। सिर्फ आपको हम ये रटाने वाले नहीं हैं कि बाबू दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक क्षेत्र से निकलती है और ये हुगली नदी में जाकर के गिर जाती है। ये टोटल दूरी 524 किलोमीटर दूरी तय करती है, जिसमें से 290 किलोमीटर दूरी झारखंड में तय करती है। बाबू इसका उपनाम देवनद है, इसे बंगाल का शौक भी कहा जाता है। बाबू ये सब सारी चीजें रटे और रटाने वाली बात हम आपको नहीं बताएंगे। ये आप भी अगर आप झारखंड के कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि दामोदर नदी कहां से निकलती है या तो सोन नदी कहां से निकलती है। सोन नदी हमारे झारखंड के कौन ऐसे जिला को स्पर्श करती है, कितने किलोमीटर के लिए स्पर्श करती है, ये चीजें आपको पता है और मुझे मालूम है कि यह सारी चीजें आप पढ़े हैं। लेकिन यहां बात आती है कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम चीजों को पढ़ते हैं। अब आपको अगर पूछ दिया जाए क्या है बाबू, बताओ नदियां की कितनी अवस्था होती है, बताओ बाबू नदियां की कितनी अवस्था होती है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण में क्या अंतर है। आप बताइए कि ज्वार नद किसे कहते हैं, वितरिका किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं। आए हो बाबू बताओ, जब नदी का मुहाना, जहां नदी का मुहाना होता है उस समय नदी की चौड़ाई बढ़ती है, घटती है कि एक समान रहती है। थोड़ा सा यहां कॉन्सेप्ट वाली बात आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं सिर्फ हम आपको रटाने के लिए नहीं आए हैं, चीजों को आप एक लाइन बाय लाइन चीजों को समझेंगे। आज हम झारखंड की नदियां के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप अपने जीवन से रिलेट कीजिएगा। जिस प्रकार से मानव की 3 अवस्था होती है बाबू, आदमी बच्चा रहता है, फिर जवान होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है। आदमी पहले बच्चा रहता है, फिर जवान होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है। 3 अवस्था हुई, वो बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर वो बूढ़ा हुआ। 3 अवस्था। जिस प्रकार से आदमी की 3 अवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से नदी की भी 3 अवस्था होती है, जिसे हम लोग उसकी पहली अवस्था को युवा अवस्था के नाम से जानते हैं, जैसे दूसरी अवस्था को प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं और तीसरी अवस्था को हम लोग वृद्धावस्था के नाम से जानते हैं। आप समझ गए, अपने जीवन से रिलेट कीजिए, एग्जाम्पल सही होना चाहिए। आप अपने जीवन से रिलेट कीजिए कि आप भी अगर जन्म लिए हैं तो भी आपकी 3 अवस्था है। आप जन्म लिए उस समय आप बच्चे थे, फिर जवान होंगे, उसके बाद आप बूढ़ा होंगे। आपकी 3 अवस्था है। ठीक उसी प्रकार से नदी की भी 3 अवस्था है। वो 3 अवस्था के रूप में पहला है युवा अवस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था और तीसरा है वृद्धावस्था। अब आप लोग समझेंगे कि युवा अवस्था क्या है। आप पहले इस चीज को समझिए
कि आदमी की 3 अवस्था है और आदमी की अधिक उम्र जो है वो जवानी में ही निकल जाती है। आजकल लड़का लोग 14-15 साल में जवान हो गया, 50 साल में बूढ़ा हुआ, तो अपनी जिंदगी की अधिकतर उम्र जवानी में निकलती है। ठीक उसी प्रकार से नदी की भी मान लीजिए जवानी प्रौढ़ा अवस्था में निकलती है। चीजों को आप पहले समझेंगे। युवा अवस्था किसे कहते हैं? बाबू अगर कोई नदियां यहां से निकल रहे हो, अगर कोई नदियां यहां से निकल रहा है, अब जहां से ये नदी निकलती है इसी को हम लोग कहते हैं बाबू युवा अवस्था। मान लिया जाए नदी अगर पहाड़ से ये निकल रही है और जब तक ये मैदानी क्षेत्र में नहीं पहुंच जाती है तब तक कौन अवस्था में ये रहेगी? युवा अवस्था में। और युवा अवस्था में बाबू खुनिया तनी रोह तेज हो, रोहथी तनी बमकल, साला फाड़ देंगे चीड़ देंगे। तो नदियों वह रकम को है कि जब नदी युवा अवस्था में रहती है तो ये इसका रफ्तार काफी तेज रहता है। सामने अगर कोई पत्थर भी आता है तो वो पत्थर को वैल्यू नहीं देती है और वो पत्थर को तोड़ मरोड़ देती है। कौन अवस्था में? युवा अवस्था में। उसके बाद जब ये मैदानी क्षेत्र में आती है तब कौन अवस्था में होती है? प्रौढ़ा अवस्था में होती है। तो प्रौढ़ा अवस्था में जैसे आदमी का जब उम्र अधिक हो जाता है ना तो उसके अंदर एक समझ बन जाती है, उछलना थोड़ा कम कर देता है। ठीक उसी प्रकार नदी जब यहाँ रहती है युवा अवस्था में, जब एक खुनिया तनी रो है रफ्तार में तने बहुत उछलो है, और जब आ जाती है ये मैदानी क्षेत्र में अर्थात प्रौढ़ा अवस्था में तब थोड़ा ये यहाँ कम तेज चलती है, खुनिया थोड़ा सा सूख जा है, थोड़ी सी समझ आ जाती है। उसके बाद जब ये मुहाना पे पहुंचती है बाबू, जब ये अपनी उम्र की अंतिम सीमा पे पहुंचती है तो वैसी अवस्था को हम लोग कहते हैं वृद्धा अवस्था। वैसी अवस्था को हम लोग कहते हैं वृद्धा अवस्था। और ये नदी यहाँ पूरी तरह से शांत हो जाती है। जैसे आप बूढ़े में शांत हो जाएंगे, आपका खून उस समय ठंडा हो जाएगा, गर्म नहीं होगा। तो यहाँ भी नदी बाबू, नदी बहुत तेज रहती है, सबसे अधिक तेज युवा अवस्था में। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में थोड़ा सा कम रहती है, उसके बाद वृद्धावस्था में बहुत कम रहती है। ग्राफ ऐसे जाएगा इसका। यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आए हो बाबू बताओ तो कोई भी नदी सबसे अधिक शक्तिशाली कहां होती है? तो युवा अवस्था में होती है बाबू। अगर कोई भी नदी जितनी ऊंचाई से गिर रही है, जितनी ऊंचाई से वो गिरेगी उतना ही वो नदी शक्तिशाली होगी, उतना ही वो नदी शक्तिशाली होगी। अब आपको ये चीजें समझ आ गई, युवा अवस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था क्या है और वृद्धावस्था क्या है। आप थोड़ा इस चीज को समझिए। यपर अपक्षय किसे कहते हैं? एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको, रुकिए। मेरे सामने यहां एक चीज उपलब्ध है। अपक्षय किसे कहते हैं? ये टोस्ट है, इस पे बाबू अगर ऊपर से पत्थर गिरा दिया जाए ये टूट गया, ऊपर से पत्थर गिराए तो ये टूट गया। इसी को तो हम लोग कहते हैं अपक्षय, इसी को हम लोग कहते हैं अपक्षय। अब इसको अगर हम लोग घर्षण करते हैं तो थोड़ा सा बुकनी बुकनी निकल रहा है, ऐसा एक समय आएगा कि ये भी समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये घर्षण के तहत इसमें बाबू ह्रास हो रहा है, ये भी घर्षण के तहत, इसमें भी घिसावट के तहत ये भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर हचाक से टूट जाता है दो टुकड़ों में तो वैसे अवस्था को हम लोग अपक्षय कहते हैं, वैसी घटना को हम लोग अपक्षय कहते हैं। और अगर रगड़ा के अगर कोई चीज खत्म हो रहा है तो उसे हम लोग अपर्दन कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। और ये जो बुकनिया नीचे गिर रहा है बाबू, एक जगह ये जमा तो हो रहा है नीचे,
अब जब जमा हो रहा है बुकनिया, उसी को हम लोग निक्षेपण कहते हैं, उसी को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। खत्म। हचाक से टूटा तो क्या? अपक्षय। घिसिया घिसिया के अगर खत्म हो रहा है तो अपर्दन। और अपर्दन से जो बुकनिया निकला वो एक जगह जमा हो रहा है, निकल रहा है बुकनिया, एक जगह जमा हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। चीजों को थोड़ा सा समझिए नदी के भाषा में। नदियां पहाड़ पर से निकल रही है बाबू, और पहाड़ पर से निकल रही है। और हम आपको क्या बताएं कि जखन है जब पहाड़ पर से नदी निकलती है तो खुनिया उस समय इसका तेज रहता है। अपने साथ ये कुछ ईटा हो, पत्थर हो, कुछ को अपने साथ लेकर के ये मैदानी क्षेत्र में छोड़ देती है। मान लिया जाए इतनी ऊंचाई से ये गिर रही, हचाक से यहां गिरी, और यहां पहले से भी पत्थर है, तो ये पत्थर ऊपर से आया और इसमें अगर टकरा गया तो ये पत्थर दो टुकड़ों में बट जाएगा। जब दो टुकड़ों में बट गया तो वैसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं कि अपक्षय हुआ। खड़े खड़े टूट जाना अपक्षय। अब ये बाबू दो टुकड़े में, तीन टुकड़ों में अगर टूट गया, उसके बाद क्या हुआ? मैदानी क्षेत्र में आ गया। यहां नदी की जो पानी की रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी है, वो क्या करेगी? थोड़ा लुढ़काते 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 लुढ़काते, अगर ये पहले 4 हिस्सा में बटी थी तो इसे अब ये 100 हिस्सा में बांट देगी। लुढ़कते लुढ़काते लुढ़काते कोई बड़ा पत्थर से टकरा देगी, कोई छोटा पत्थर से टकरा देगी, फिर धीरे धीरे घर्षण होगा तो कई टुकड़ों में फिर ये बट जाएगी। अब कई टुकड़ों में धीरे धीरे बट जाएगी। अब यही घिस घिस करके अगर टुकड़ों में बट रही है तो उसी को हम लोग कहते हैं अपर्दन। अब लास्ट में क्या होता है? छोटा छोटा सा टुकड़ा बच जाता है। और जब नदी कोई महासागर से मिलने वाली होती है तो ये सारे टुकड़े को ये बगल बगल में छोड़ देती है। अब छोड़ना इसका भी मजबूरी हो जाता है बाबू, क्योंकि इन लोग कोई भी नदी की मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब वो कोई समुद्र में मिल जाए। कोई भी नदी की सफलता की प्राप्ति तभी होती है जब वो समुद्र में मिल जाए। तब ये यहां तक आते आते नदिया की पनिया थोड़ी सी बहुत धीमी हो जाती है। अब ये नदी की पानी अपने समुद्र में मिले कि अपने साथ में इतना सारा पत्थर को, इससे हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी के भाषा में अवसाद को लेकर के आई है, उसको समुद्र में धक ले कि अपने धक लाए। तो पहले अपना आदमी देखेगा, अपना काम जनता भाड़ में जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो क्या करती है? ये पनिया समुद्र में जाकर के गिर जाती है और ये बगल बगल में इनके द्वारा जो लाए गए पत्थर होते हैं, मिट्टी होते हैं, वो बगल में रह जाते हैं, बगल में रह जाते हैं। इसी को हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इसी को हम लोग प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। चीजें आपको समझ आ गई? अब आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं हो, इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो हम जगह पे आएंगे, डेल्टा किसको कहते हैं। अगर नदी के किनारे किनारे अगर मिट्टी जम जाए या पत्थर जो नदियों के द्वारा लाया गया चीजें अवसाद रहता है वो जम जाए तो उसे हम लोग प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि नदी के किनारे किनारे बहुत ऐसे मिट्टी जम जाते हैं तो वो उसको हम लोग तटीय तटबंध कहते हैं। उसे हम लोग प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। अगर नदी द्वारा लाया गया मिट्टी नदी के बगल बगल लग जाए तो उसे हम लोग प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और अगर नदी में मिट्टी आदमी के द्वारा डाला जाता है तो उसे हम लोग बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? बांध कहते हैं।
क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा कि आए हो बाबू बताओ युवा अवस्था में नदी क्या करती है, तो आप लोग बताइएगा कि अपक्षय भी करती है और अपर्दन भी करती है। देखियो बाबू हचाक से तोड़ रहा है तो क्या अपक्षय कर रही है, और साथ में थोड़ा यहाँ घिसियाइयों के जा रही है तो अपर्दन भी कर रही है ना। प्रौढ़ावस्था में क्या करती है, प्रौढ़ावस्था में मैदानी क्षेत्र में जब पनिया घुस जाती है तो निक्षेपण करती है और अपर्दन दोनों करती है, निक्षेपण और अपर्दन दोनों करती है। नदियां लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है वृद्धावस्था में, तो यहाँ नदी क्या करती है, सिर्फ निक्षेपण करती है, सिर्फ निक्षेपण करती है। वहां पानी का जो रफ्तार होता है बहुत कम हो जाता है, पानी छिपिर छिपिर हो जाता है। पानी छिपिर छिपिर मैंने समझ रहे, पानी का रफ्तार भी कम हो जाता है और पानी बहुत कम हो जाती है। कम होने का कारण यह भी है कि मुहाना पर कोई भी नदी की चौड़ाई अधिक बढ़ जाती है, और जब चौड़ाई अधिक बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। अब आपको समझना यह है बाबू कि अगर कोई भी नदी जितना हाइट से गिरेगी, जितनी ऊंचाई से गिरेगी, उस नदी का शक्ति उतना ही अधिक होगा। माने रिवर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितना अधिक ऊंचाई से गिरेगी उस नदी की पावर उतना ही अधिक होगी। बाबू ऊबड़ खाबड़ का निर्माण, माने जमीन पे ऊबड़ खाबड़ का निर्माण नदी के द्वारा भी होती है। नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो एक एक जगहिया को खोलखोला देती है। खोलखोला माने समझ रहे हैं, एक ही जगह को बहुत अधिक काट देती, कभी कभी गाछ वगैरह को उल्टा देती है। तो गाछ वगैरह कब उलटता है, जब उसके जड़ से मिट्टी को नदी द्वारा हटा दिया जाता है, माने वहां से मिट्टी का अपक्षय कर लिया जाता है, अपर्दन कर लिया जाता है, तो वहां तक गड्ढा होबे करेगा। बाढ़ के द्वारा, झरना के द्वारा भी गड्ढा होता है बाबू। पानी जब अधिक हो जाता है तो देखिएगा अंडर वाटर फ्लो करता है, पानी भीतरे भीतरे पानी फ्लो करना लगता है। धान रोपे हैं आप लोग, कभी देखिएगा एक खेतवा से पानिया अंदरे अंदरे उ खेतवा तक चल जाता है, तो कहीं ना कहीं नीचे नीचे छेद है। अगर नीचे नीचे छेद है, उसके ऊपर अगर कोड़ी मारिएगा तो कोड़िया हचाक से जाता है, क्योंकि नीचे खोखला रहता है। तो ये भी तो ऊबड़ खाबड़ तो ही हुआ। हवा के द्वारा जब बाबू ढेर आंधी तूफान आ जाता है तो कहीं कहीं देखिएगा कि कहीं की बालू उठा करके वही आंधी कहीं दूसरे जगह साज देती है, तो कहीं नीचे कर दी तो कहीं ऊपर कर दी। तो यही हवा के कारण भी होता है, नदी के कारण भी होता है, पानी के कारण भी होता है। जब नदी पहाड़ी इलाका में ये शेप में चले तो इस आकार को हम लोग छिपरिका कहते हैं। अगर मैदानी भाग में ऐस प्रकार से अगर कोई नदी चले, का नदियां सोझे चलती है, नदियां सोझे सोझे नहीं चलती है बाबू, वो टेढ़ा मेढ़ा चलती है, और इसका जो रास्ता होता है हमेशा बदलते रहता है। कभी आपके बाबा, आपके दादाजी कहे होंगे कि रे ये नदी पहले इधर से बहती थी, अब थोड़ा उधर से बहने लगी है। तो हमेशा समय के साथ नदी अपने रास्ता का परिवर्तन करते रहती है, और अगर नदी ऐसा आकार में चलती है तो उसी को हम लोग मीनांडर कहते हैं, उसी को हम लोग मीनांडर कहते हैं। कोई भी नदी जहां से पैदा होती है, जहां से निकलती है, उसको हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। जहां से कोई भी नदी निकलती है, अगर आप अभी जहां बैठे हुए हैं अगर वहीं से कोई नदी निकल रही है तो उस नदी का उद्गम क्षेत्र कहलाएगा। उद्गम क्षेत्र मतलब कोई भी नदी कहां से निकल रही है, कोई भी नदी कहां से पैदा हो रही है, उस क्षेत्र को उस नदी का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। कोई भी नदियां कहां से होकर के गुजर रही है उससे हम लोग अपवाह क्षेत्र कहते हैं। कोई नदी किधर किधर से हो करके गुजर रही है, कौन कौन जिला से हो करके गुजर रही है, तो उससे हम लोग अपवाह क्षेत्र कहते हैं। कोई भी नदी का जो लास्ट पॉइंट होता है,
मतलब समुद्र से मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले या अपने से बड़ी नदी में मिलने से पहले का एक उसका अंतिम छोर होता है, उसी को हम लोग मुहाना कहते हैं। जैसे कोई नदी यहां जन्म ली और यहां मान लिया जाए दामोदर नदी, यहां ये जन्म ली लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक गांव से ये जन्मी है, पैदा हुई है, तो ये हुआ उद्गम क्षेत्र। और ये कौन कौन ऐसे जिले को टच कर रही है, मान लिया बाबू लातेहार को, लोहरदगा को, रांची को, हजारीबाग को, बाबू बोकारो को, धनबाद को, ये सारे जिला को स्पर्श करते हुए जा रही थे। क्या हुआ? ये हुआ अपवाह क्षेत्र। ये नदियां जाकर के हुगली नदी में, बाकुंडा के पास हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। तो हुगली नदी में मिलने से पहले भी तो इसका अपना कोई अंतिम छोर रहा होगा, इसी को हम लोग मुहाना कहते हैं, इसी को हम लोग मुहाना कहते हैं। कोई भी नदी मान लिया जाए पहाड़ से निकल रही है और पहाड़ से निकलने के बाद अचानक से वो जमीन पे थोड़े ना आ जाएगी, कुछ देर उसका पानी हवा में भी रहेगा और हवा में पानी रहता है। मान लीजिए हवा में ये पानी है तो इसी को हम लोग झरना कहते हैं, लेकिन झरना एक उर्दू भाषा है, इसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं, इंग्लिश वाला लोग इसे वाटरफॉल कहता है। अब ये नदियां यहां से इसका जो पानी हवा में है, अब एक जगह होगा जमीन पे भी ये गिरेगी, तो इस जगह को जहां ये जमीन पे गिर रही, इस जगह को हम लोग अवनमन कुंड कहते हैं। अवनमन मने होता है बाबू गिरना और कुंड मने गड्ढा। अवनमन मने गिरना और कुंड मने गड्ढा। तो ये गिरती हुई पानी एक गड्ढा बना रही है। अब उतना ऊपर से पानी गिरेगी तो गड्ढे न बनाएगी, और उतना ऊपर से पानी गिर रही है, गड्ढा बना रही है, तो गिरती हुई पानी को अवनमन और गड्ढा बना रही है तो कुंड। इसलिए जहां ये जमीन पे गिरेगी उसी को हम लोग अवनमन कुंड कहते हैं। अवनमन कुंड के पास ये अपक्षय का भी क्रिया होता है और अपर्दन का भी क्रिया होता है, क्योंकि अपने अपने साथ ये पत्थर को भी ला रही होगी और यहां अपर्दन का भी क्रिया हो रहा है। अब जब नदियां धीरे धीरे बढ़ती है तो अपने साथ मिट्टी चाहे तो बाबू पत्थर वगैरह लेकर के चलती है। अब देखिएगा नदी के किनारे किनारे नया नया मिट्टी जमा हो जाती है, या तो कॉर्नरवा पे जहां गोलाई होता है वहां तनी मिट्टी ज्यादा जमा होती है, तो उस मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक तटबंध कहेंगे। जैसे नदी इधर से प्रवाहित हो रही है, मान लिया जाए ये मिट्टी जमा हो गया बगल बगल में, धरहरवा समझ रहे हैं, धरहरवा के बगल में मिट्टी जमा हो जाती है, तो ये मिट्टी को हम लोग प्राकृतिक तटबंध कहेंगे। नदियां एक धारा में बह रही थी, एक ऐसा जगह भी आ जाएगा जब नदी की पानी की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये मुहाना पे पहुंच जाएगा, तो इसकी एक धारा कई धारा में बटना स्टार्ट हो जाती है, कई धारा में ये बट जाती है। जब ये कई धारा में बट जाती है, जैसे मान लिया जाए एक धारा जा रही है, अब एक समय आता है कि ये कई धारा में बटना स्टार्ट हो जाती है, इसकी भी मजबूरी है कई धारा में बटने की। ये अपने साथ मिट्टी को लेकर के जा रही है, पत्थर को लेकर के जा रही है, जहां तक ये धकेल पाई वो धकेल पाई। अब एक ऐसा स्थान आता है, इसके लिए भी एक ऐसा स्थिति आता है जहां कुछ देर तो पत्थर को धकेलते धकेलते लेती गई, लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि वो पत्थर वहीं रुक जाता है और ये पानी उसको धकेल नहीं पाता है, तो ये पत्थर इस धारा को दो भागों में बांट देती है। अगर ये पत्थर जिसको ये लेकर के आई वही इसकी रास्ते की रोरा बन जाती है, खड़ा हो जाती है और इसको कई धाराओं में बांट देती है। अब ये जब कई धाराओं में बट जाती है बाबू, तो इसी को हम लोग कहते हैं वितरिका। एक धारा में आ रही थी, पत्थर आ जाने के कारण इसकी धारा कई धाराओं में बट गई। देखिए हाथान है बाबू, कई धाराओं में बट गई, इसी को हम लोग वितरिका कहते हैं। अब ये कई धाराओं में बट गई, अब इसके बीच बीच गैप बच गया, अब इसके बीच बीच गैप बच गया माने इसमें मिट्टी जम गया, और इसके बीच में धाराओं के बीच में अगर मिट्टी जम जाती है, उसी को हम लोग
ज्योग्राफी की भाषा में डेल्टा कहते हैं। डेल्टा के छोटा रूप को हम लोग रोधिका कहते हैं। डेल्टा के छोटा रूप को हम लोग रोधिका कहते हैं। स्थिति एक ऐसी भी आ जाती है, ध्यान दीजिएगा, स्थिति एक ऐसी भी आ जाती है, हम कहते हैं कि कोई भी नदी अगर मुहाना पे पहुंचती है तो उसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। हम ये तो बार बार बात कह रहे हैं, कोई भी नदी अगर मुहाना पे पहुंचती है तो उसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है, वो फैल जाती है। आए बाबू, अगर वो मुहाना पे पहुंची और दोनों जगह अगर पहाड़ हो, दोनों साइड पहाड़ हो, तो उस नदी को फैलने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर मौका नहीं मिलेगा तो मजबूरी में जो बड़ी दूर से अपने साथ पत्थर लेकर के आई है, जो अवसाद लेकर के आई है, उसको भी अपने साथ समुद्र में धकेलना पड़ेगा। अब जब समुद्र में अपने साथ धकेलना पड़ेगा तो बताइए डेल्टा का निर्माण होगा? डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जब नदी अपने साथ लाए गए अवसाद को अगर छोड़ देती है तो उससे डेल्टा बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है। अब दोनों साइड पहाड़ है, दोनों साइड वाले पहाड़ कह रहा है कि नहीं, तुमको हम फैलने नहीं देंगे, वही जिस प्रेशर से तुम आई है वही प्रेशर से समुद्र में जाकर के मिल जाओ। तो नदियों कहेगी हाँ भाई मिलना तो पड़ेगा, ये तुम्हारा क्षेत्र है पहाड़, तुम कह रहा है तो हमको मिलना पड़ेगा। तो ये अपने साथ लाए गए सारे अवसाद को भी समुद्र में धकेलने चले जाएगी और धकेलने ले जाएगी, उसी को हम लोग ज्वार नद कहते हैं। जितने अपने साथ अवसाद को लेकर के आई थी वो समुद्र में जाके धकेल देगी, उसी को हम लोग ज्वार नद कहते हैं। बहुत लोग कहता है ना बाबू, कहता क्या है, वास्तविकता है कि समुद्र की पानी खारा होती है। अरे खारा होती नहीं है, उसे खारा किया गया है। अब उसमें कई नदियां जाकर के मिल रही है और वो सारी नदियां पूरे देश दुनिया की कचरा उठा करके अपने साथ लेते जाती है और वो समुद्र में मिला देती है। अब दुनिया में जितना भी चीज है ना बाबू, वो लगभग नमकीन ही नमकीन आपको लगेगा। कुछ चाट के देख लीजिए, घर का दीवारें चाट के देख लीजिए, और रोड चाट के देख लीजिए, शरीरें चाट के देख लीजिए, मैंने कुछ चाट के देख लीजिए। जब बारिश होती है तो वो सारे नमकीन चीज को पानी बहा करके नदी में ले जाती है और नदी फिर समुद्र में ले जाता है। तो ऐसे ऐसे एक नदी थोड़े है, कई प्रकार की नदी, कई नदियां हैं, वही काम सारी नदियां करती है और जा करके धकेल देती है समुद्र में। तो मजबूरी है, समुद्र का पानी खारा हो जाता है, खारा हो जाता है ना। वो वास्तव में खारा है नहीं, लेकिन खारा किया गया है। ये हम के फिजिकल और केमिकल यहाँ लिखे हुए थे। अपक्षय, अपक्षय मैंने क्या होना, तोड़ना। तो आदमी कोई भी चीज को फिजिकली तोड़ता है, मैंने मार उड़ के तोड़ता है, या तो केमिकल के माध्यम से तोड़ता है। हालांकि ये आपको जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जब बाबू नदी युवा अवस्था में होती है और पहाड़ में इस प्रकार से अगर वो शेप बना करके जाती है तो उसे को हम लोग छिपरिका कहते हैं, उसी को हम लोग छिपरिका कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि नदी हमेशा शॉर्ट रास्ता को अपनाती है, तो जब ऐसे मारती है तो इसको थोड़ा सा खोखला खोखला करते जाती है, फिर जाएगी फिर जाएगी फिर जाएगी, ऐसे ऐसे हमेशा यहाँ मारते जाती है। और जब ये हमेशा यहाँ मारते जाती है तो भी प्रकार का शेप बना देती है, और जब भी प्रकार का शेप बना देती है उसी को हम लोग गार्ज कहते हैं। और जब भी प्रकार की शेप बनाई तो एक ऐसा समय आएगा कि शेप को मारते मारते आई भी बना देती है, तो आई शेप को कैनियन कहा जाता है। आई शेप को कैनियन माने हचाक से सीधा सीधा कर दे, पहले भी बनाएगी, जगह मिलने पे डायरेक्ट आई बनाएगी और आई बनाएगी, तो उसी को हम लोग कैनियन कहते हैं। गोखुर झील आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि मैं छाप तो जरूर दिए थे। आपको झारखंड जीके में गोखुर नहीं पढ़ना है, ना छाटन झील पढ़ना है। समझ आए तो ठीक है, हालांकि बताएंगे तो समझ आए करेगा। यहाँ यही बोल रहा है बाबू कि अगर कोई भी नदी इधर से प्रवाहित हो रही है
और इतना घूम करके इन्हें फिर यहीं आना पड़ रहा है। तो हम अभी आपको बताएं कि नदी हमेशा शॉर्ट रास्ता खोजती है। तो जब इधर से आ रही है, इधर से आते 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 इधर से आ रही, तो यहाँ भी ये वार करती है, यहाँ भी ये वार करती है। एक समय ऐसा आता है कि इसको यहाँ एक काट देती है, इसको यहाँ एक काट देती है और यहीं डायरेक्ट मिल जाती है और फिर इतने कम दूरी तय करने लगती है और इस क्षेत्र को बिल्कुल पूरी तरह से अलग कर देती है। और जब पूरी तरह से ये अलग कर देती है तो यहाँ का पानी अब इधर से आता है और इधर से घूम करके चल जाता है। इस पानी से इसका कोई अब संबंध नहीं रह जाता है, क्योंकि ये जो पानी होती है वो अब अस्थिर हो जाती है, गतिशील नहीं होती। अब जो पहले एक बार यहाँ पानी आ गया था वो आ गया, अब यहीं रहेगा, क्योंकि ये इधर से जो पानी आ रही है इस पानी को आने की मौका नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के इसी क्षेत्र को हम लोग गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील गाय के खुर के जैसा इसका शेप हो गया है बाबू, देखिए गाय के खुर के जैसा तो इसका शेप है, इसलिए गोखुर। या तो इसे छाट करके झील बनाया गया है, झील नहीं था, छाट करके नदी के द्वारा छाट दिया गया, अलग कर दिया गया, फिर इसे झील बना दिया गया। इसी को हम लोग छाटन झील कहते हैं। झील क्या होता है? झील में अस्थिर पानी होती है, गतिशील पानी से उसका कोई संबंध नहीं रहता है ना। वही झील का छोटा रूप तालाब है। तालाब को देखिए, अस्थिर रहती है, वहां पानी का बहते रहती है, नहीं बहती है। तो इसी को हम लोग गोखुर झील कहते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब आपको अगर झारखंड की नदी बताया जाए तो आपको कहेगा कायर बाबू बता उद्गम क्षेत्र कहाँ है, माने नदी कहाँ से निकलती है, मुहाना किसे कहते हैं, आपको अब पता चल गया। अक्षय किसे कहते हैं, अपर्दन किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं, युवा अवस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था क्या है। वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा निक्षेपण होता है, प्रौढ़ावस्था में निक्षेपण और अपर्दन दोनों होता है। सबसे अधिक दूरी जो है प्रौढ़ावस्था में कोई भी नदी तय करती है, युवा अवस्था में अक्षय होता है, अपर्दन होता है। ये सारी चीजें आप तो बता देंगे ना बाबू, बता देंगे ना। अब आपको कोई पूछेगा कि अरे बाबू बताओ सोन नदी के उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो कहाँ बे कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ के अनूपपुर जिला से वो निकलती है। अगर जगह पूछे, जिला पूछे तो अनूपपुर जिला है ना। अगर आपको राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश उसका उद्गम क्षेत्र है। जिला पूछे तो अनूपपुर। आए हो बाबू बताओ उसका मुहाना कहाँ है। मुहाना मने कौन नदी में जाकर के मिल जाती है, तो गंगा नदी में। इसका अपवा क्षेत्र झारखंड में क्या है, तो कहिएगा गढ़वा को स्पर्श करती है। ये सारी चीजें अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए। नदी में आपके झारखंड में मुख्यतः 3-4 चीज पूछे जाते हैं कि नदी के उपनाम क्या है, नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, नदी का मुहाना कहाँ है, नदी का अपवा क्षेत्र कहाँ है, नदी सबसे लंबी दूरी कहाँ तय करती है, कितनी दूरी तय करती है, यही सब चीजें, नदी का उपनाम क्या है, इतने सारी चीजें आपको पूछेगी। बाकी मूल बातें ये थी कि कॉन्सेप्ट आपको समझाना। उम्मीद है ये सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी यहां पूछे दामोदर नदी, तो दामोदर नदी आपको ऐसे ले जाना है, लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, ऐसे बोकारो, धनबाद और जाके हुगली नदी में मिला देना है। तो दामोदर नदी के संबंध में कहिएगा कि ये उद्गम क्षेत्र है, ये बोलिएगा ये मुहाना है, ये सारे जिला को टच करके गई, यही अपवा क्षेत्र है। टोटल दूरी आपको पूछा जाए तो 524 किलोमीटर है इसकी दूरी। अगर झारखंड में पूछा जाए, क्योंकि झारखंड को यहाँ छोड़ दे रही है, उसके बाद ये औरों दूरी तय कर रही है, तो झारखंड में टोटल 290 दूरी तय करती है। कहीं कहीं 292 लिखता है ना, तो 290 लेकर चलिएगा, 290 दूरी तय करती है। तो मुहाना पता चल गया, उद्गम क्षेत्र पता चल गया, अपवा क्षेत्र पता चल गया, दूरी पता चल गया। कोई कोई पूछेगा कि इसका उपनाम क्या है, जैसे आपका उपनाम है सिकंदर का सीकू उपनाम होता है। जैसे कोठा में आपको कई बार हम बताएं कि बाबू एक जे साहित्यकार हथिन जकर नाम है डॉक्टर A.K. झा, मौसम वैज्ञानिक, उनकर उपनाम है झारपात। तो गांव घरों में जिस नाम के माध्यम से आपको बुलाया जाता है उसी को हम लोग उपनाम कहते हैं। तो ये नदी को 2 उपनाम हैं, एक देवनद के नाम से लोग जानता है, लोग इसे बंगाल का शौक का भी नाम से जानता है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा और डीपली जाएगा तो कहता है रे बाबू बताओ दामोदर नदी की रफ्तार कहाँ से और अधिक हो जाती है, तो वर्धमान से इसकी रफ्तार और अधिक हो जाती है। बताओ रे बाबू ये हुगली नदी के पास जो दामोदर नदी मिल रही है, उस क्षेत्र पे जिस क्षेत्र पे मिल रही है उस क्षेत्र का नाम क्या है, उस क्षेत्र का नाम बाकुंडा है।
तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। एक फैक्ट आप लोग और याद रख लीजिए बाबू कि अगर कोई भी नदी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है तो वो नदी सबसे अधिक गंदी नदी होगी। अब सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से होकर के अगर गुजरेगी, है ना, तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में अधिक आदमी रह रहेंगे तो अधिक कचरा फेंकेंगे तो अधिक वो नदी प्रदूषित होगी। सिंपल सी बात है। तो यही था कॉन्सेप्ट बाबू कि अगर कोई भी नदी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से होकर के गुजर रही है तो वो नदी सबसे अधिक प्रदूषित होगी। तो झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है दामोदर नदी है, लेकिन झारखंड की सबसे लंबी नदी भी यही है। हर खूबसूरती खतरनाक होती है, सबसे लंबी है तो सबसे अधिक प्रदूषित भी है। तो ठीक है, वो छुआ लोगिन बाबू मिलो ही है बाद में हो कोनो दोसर वीडियो के साथ, तब तक रखे हो अपन ध्यान।